होती है 300 से 800 मीटर। इतना बात समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। वर्षा वही बता दिया हमने, वर्षा क्या होता है। वर्षा यहां पर देखिएगा ध्यान से, यहां पर वर्षा की अगर बात करें, देखिए रेन, रेन का मतलब वर्षा। जब बादल पहाड़ों से टकराता है, जब बादल जो होते हैं पहाड़ों से टकराते हैं और टकराते हैं तो ऊर्जा लॉस हो जाती है, वहां पर ऊर्जा लॉस हो जाती है तो ऊपर भागते हैं, ठीक है, ऊपर उठते हैं। ऊपर उठने से क्या होगा, तापमान और कम हो जाता है, टेम्परेचर घट जाता है। तो जो बिल्कुल जो है धूल या धुएं के जो भी कण हैं, वायु के जो भी कण बिल्कुल जलवाष्प से चिपके हैं, तो पूरी तरीके से जब वो क्या करता है, और जब ठंडा हो जाएंगे, जब और ठंडा हो जाएंगे तो उन मॉलिक्यूल्स को जो वायु के अणु उनको छोड़ देंगे, और जब छोड़ेंगे तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण वही है, उसकी वजह से आकर्षित हो जाएंगे। ऐसा होता है। शिवम कुमार, वेरी गुड। तो ये ध्यान रखना, जब बादल पहाड़ों से टकराते हुए वायुमंडल में ऊपर उठते हैं, जब बादल पहाड़ों से टकराते हुए वायुमंडल में ऊपर उठते हैं तो ऊर्जा का लॉस कर देते हैं। इनका तापमान, बादलों का तापमान और कम हो जाता है, और कम हो जाता है। तो जो जलवाष्प बिल्कुल वायु को संतृप्त की है, जो जलवाष्प वायु को संतृप्त की है, जब और तापमान घटेगा तो और वो द्रवीभूत हो जाएगा और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से नीचे की ओर आएंगे, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से नीचे की ओर आएंगे। यहाँ पर लिखा भी होगा, इनका ताप गिरकर ओसांक से नीचे पहुंच जाता है। ओसांक क्यों लिखा है, क्योंकि ओसांक पर जो जलवाष्प है वो वायु के कणों को बिल्कुल क्या किया, वायु के कणों को बिल्कुल भिगोए हुए, लेकिन जब ओसांक से ताप घटेगा तो वो बिल्कुल 100% वाटर की ड्रॉप में बदल जाएगी, पानी की बूंद में, और पानी की बड़ी बूंद में बदलेगी, और वो जो गिरेगी, क्यों गिरेगी, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण से। और वर्षा की बूंदें जो होती है, जो छोटी बूंदें गोल होती हैं, बड़ी बूंदें चपटी होती हैं। वर्षा की छोटी बूंदें गोल क्यों होती हैं, तो उसका कारण है पृष्ठ तनाव के कारण से। लिख लो, वर्षा की छोटी बूंदें गोल होती है, या वर्षा की बूंदों का गोल होना, वर्षा की बूंदों का गोल होना किस कारण से होता है, तो आप यही कहेंगे पृष्ठ तनाव की वजह से होता है, पृष्ठ तनाव की वजह से होता है। समझिए बात नहीं। जब बादल पहाड़ों से टकराते हुए, इसको पढ़ लो भाई, ध्यान से पढ़ो, नोट करो। जब बादल पहाड़ों से टकराते हुए वायुमंडल में ऊपर उठते हैं तो इनका ताप गिर करके, ये मेन पॉइंट होता है, इनका ताप गिर करके ओसांक से नीचे हो जाता है। क्यों नीचे हो जाता है, जब बादल पहाड़ों से टकराएंगे तो ऊर्जा में लॉस करेंगे, लॉस करेंगे तो ताप घटेगा, ताप घट करके पहले जो बादल बना है, इसका मतलब ओसांक पर जो जलवाष्प के कण है वो वायु के कणों को भिगोए हुए हैं। जब ओसांक से ताप घटेगा तो पूरी तरीके से द्रवीभूत हो जाएंगे, द्रवीभूत हो जाएंगे, फिर क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण के कारण से बूंदें आकर्षित होती है। आगे पढ़ लो। इस अवस्था में ये बादल और अधिक संघनित होगा, और अधिक संघनित का मतलब क्या है, जो पहले बिल्कुल संतृप्त बूंदें थी, जो जलवाष्प की जो अणु है, जो जलवाष्प था वो संतृप्त किया था वायु को, अब वो और संतृप्त कर देगा तो द्रव की बूंद बन जाएगी, देखिए और संघनित होकर पृथ्वी के अति निकट वर्षाऊ बादल बन जाते हैं, है ना। वर्षाऊ बादल, बादल का मतलब वही तरीके से कोहरा, वर्षाऊ बादल बन जाते हैं, काले घने बादल बन जाते हैं। बादलों की संघनित बूंदें आपस में मिलकर बड़ी बूंदें बदल जाती हैं, और ये बूंदें जो होती हैं गोल होती हैं, छोटी बूंदें गोल, बड़ी बूंदें चपटी। किस कारण से होती है, तो आप कहोगे पृष्ठ तनाव की वजह से होती हैं, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे गिरने लगती हैं। इसे वर्षा कहते हैं, पहले बता दिया, इसे ही वर्षा कहते हैं। ठीक है, इतनी बात बताओ, क्लियर है कि नहीं। इसमें से देखो केवल वही ऊंचाई पूछी जा सकती है, इतनी बात हमने बताया है। इन सभी चीजों में सिर्फ आपको बताना होगा कि जो है ऊंचाई, किस बादल की कितनी ऊंचाई होगी, वो भी फिजिक्स में नहीं आएगा, बस केवल जनरल नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ, ये फिजिक्स का भाग नहीं। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण, इसमें गुरुत्वाकर्षण एक लग रहा है, ठीक है, किस वजह से गिरती है। अब एक चीज और समझ लो, वर्षा की बूंदें सीमांत वेग से गिरती है। वर्षा की, इससे संबंधित जो प्रश्न है वो हम नोट करते हैं। वर्षा की बूंदें गिरती हैं, ये लिखो जरा, जो फिजिक्स का पार्ट बनेगा इसका, ये एग्रीकल्चर है, फिजिक्स के क्वेश्चन जो बनेंगे, वर्षा की बूंदें गिरती हैं सीमांत वेग से, सीमांत वेग से गिरती हैं। और ये ब्रैकेट में लिखना नियत वेग, सीमांत वेग एक नियत वेग होता है, सीमांत वेग एक नियत वेग होता है, ठीक है। वर्षा की बूंदों का गोल होना, वर्षा की बूंदों का गोल होना, बूंदों का गोल होना, गोल होना लिख लो, पृष्ठ तनाव के कारण से, पृष्ठ तनाव के कारण से। वर्षा की बूंदों का गोल होना किसके कारण से, पृष्ठ तनाव के कारण से। ये 2-3 क्वेश्चन नोट कर लो। इतनी बात सबको समझ में आ गया, ऋषभ, ठीक है। वर्षा तो समझी गए आप लोग। वर्षा का मतलब है जब बादल क्या होते हैं, टकराते हैं पहाड़ों से, तो उनकी ऊर्जा में लॉस होता है, ऊर्जा में लॉस होता है कि ऊपर उठते हैं। ऊपर उठने से क्या होता है कि जलवाष्प की बूंदें और जलवाष्प के कण और संघनित हो जाते हैं, और जब और संघनित हो जाते हैं तापमान घटने से, तो छोटी छोटी बूंदें मिलकर के बड़ी बूंद बना लेती हैं, बड़ी बूंद बनाती हैं तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण, हाँ बड़ी बूंद बनाएंगे तो वर्षाऊ बादल में बदल जाएंगे वो। अब क्या होगा, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण भी है, गुरुत्वाकर्षण के कारण से गिरती है, ठीक है। और किस वेग से गिरती है, सीमांत वेग से। उसी सीमांत वेग को क्या कहते हैं, नियत वेग कहते हैं, तो सीमांत वेग से गिरती है। ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, इनको हमने नोट करा दिया आप लोगों को, ठीक है। वर्षा की बूंदें अगर पूछा जाए पृथ्वी की ओर क्यों गिरती है, एक क्वेश्चन और लिखो, वर्षा की बूंदें वर्षा की बूंदें पृथ्वी की ओर गिरती हैं, वर्षा की बूंदें पृथ्वी की ओर गिरती हैं। इसी को कहते हैं, एक एक लाइन पढ़ना है किताब को, क्योंकि किताब से ही पूछेगा। अगर मान लो ये क्वेश्चन पूछ ले
तो आप ये ना कहना कि आउट ऑफ सिलेबस आया। वर्षा की बूंदें पृथ्वी की ओर गिरती हैं, आंसर लिखो गुरुत्वाकर्षण के कारण से, क्योंकि आपकी किताब में ये लाइन लिखा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण से गिरती है। ये जो भी प्रश्न हमने नहीं बेटा ये चीज समझ लो। आदित्य विश्वकर्मा शुरुआत में बड़ी तेजी से गिरती हैं, शुरुआत में वर्षा की बूंदें बड़ी तेजी से गिरती हैं, बहुत तीव्र वेग प्राप्त करती हैं। स्टार्टिंग में तीव्र वेग प्राप्त करती है, लेकिन थोड़े समय के बाद वर्षा की बूंदों का वेग नियत हो जाता है। शुरुआत में जब गिरती बहुत तेजी से गिरती है, आप लोगों ने देखा होगा। स्टार्टिंग में पहले वेग बढ़ता है, लेकिन थोड़े समय के बाद वायु के घर्षण की वजह से, वायु के प्रतिरोध के कारण से, वायु की श्यामता के कारण से उनका वेग नियत हो जाता है। उसे सीमांत वेग कहते हैं। वर्षा की बूंदें शुरुआत में बहुत तीव्र वेग से, बढ़ते हुए वेग से गिरती हैं, लेकिन थोड़े समय के बाद वायु के प्रतिरोध के कारण से उनका वेग नियत हो जाता है। उसे सीमांत वेग कहते हैं। मोंटू गौतम, ठीक है, लिख लिया ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो वर्षा हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये समझना है पाला या धवल तुषार क्या होता है। पाला पढ़ना, पाला सुनो, पाला पढ़ने का क्या मतलब है, पाला पढ़ने का क्या मतलब है पहले समझ लो। कितने लोगों को पता है कि पाला, या कितने लोगों ने मतलब देखा है पाला पढ़ते समय कि पाला पढ़ रहा, कितने लोगों को पता है, कितने लोगों को पता है पाला के बारे में। देखो पाला का मतलब एक तरीके से ओस रहती है, जो ओस पड़ती है ना, वही ओस अगर बच्चों ध्यान रखना बर्फ के चूरे के रूप में हल्का हल्का बर्फीला बन जाए, तापमान और घट जाए, जो ओसांक था ना, इससे और टेम्परेचर कम हो जाए, जो ओस पड़ती है अगर उसी ओस का था और कम टेम्परेचर हो जाए, लो टेम्परेचर, तो महीन महीन क्या होता है, बर्फ जो है पत्तियों पर गिरे पड़े रहते हैं, सफेद सफेद दिखते हैं, उसे क्या कहते हैं, पाला कहते हैं। यहाँ पर एक चीज देख लो, यहाँ पर जब वायु में उपस्थित जलवाष्प, ठीक है, तो जब वायु में उपस्थित जलवाष्प का ओसांक जल के हिमांक से भी नीचे आ जाता है। जल का जो हिमांक होता है फ्रीजिंग पॉइंट, जल का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। पानी जो होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जम जाता है। पानी जो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जमता है, तो ये बर्फ का हिमांक है। ये देखो बर्फ का हिमांक, सॉरी जल का हिमांक लिखो कितना होता है। जल का हिमांक ये भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। जल का हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और जल का क्वथनांक लिख लो, जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर बच्चों वायु का ओसांक, वायुमंडल में वायु का ओसांक अगर जल के हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ये जो ओसांक होता है, ठीक है, जलवाष्प का जो ओसांक है, जब वायु में उपस्थित जलवाष्प का ओसांक, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जल के हिमांक से भी कम हो जाता है, तथा पृथ्वी के धरातल व अन्य वस्तुओं का ताप उससे भी कम हो जाता है, तो जल संतृप्त होने से पहले, संतृप्त होने से पहले जमकर बर्फ के रवों में परिवर्तित हो जाता है। बर्फ के रवे, महीन बर्फ के रवे, जैसे बर्फ है उसकी कुटाई कर दो, बर्फ का चूरा, तो चूरे के रूप में महीन हो जाता है, तो उसे ही कहते हैं, जो बर्फ का चूरा जैसा हो जाता है उसे कहते हैं पाला। उसे क्या बोलते हैं, उसे ही कहते हैं पाला पड़ रहा। अगर ऐसा हो रहा तो बोलते हैं पाला पड़ रहा। ऐसा अगर हो रहा तो समझ जाओ क्या होता है। विकास बेटा नाम आ रहा आपका, विकास कमेंट आ रहा आपका। इतनी बात सबको समझ में आ गया होगा कि जो है जब इतना टेम्परेचर कम हो जाए, जब इतना टेम्परेचर कम हो जाए कि जो ओस पड़ रही थी है ना, वही बर्फ के चूरे में बदल जाए, महीन, तो समझ कि पाला पड़ रहा। पाला से जो है नुकसान हो जाता है फसलों को, पाला पड़ने से दिक्कत आ जाती है। समझिए बात कि नहीं, ये जरूरी है पढ़ना आप लोगों को। इसे पाला या धवल तुषार कहते हैं। एक बार ये जो लाइन लिखी हुई है एक बार फिर से आप लोग पढ़िए कि पाला क्या है, धवल तुषार क्या है। अभिषेक कुमार गुप्ता, ठीक है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखो, जब वायु में उपस्थित, वायु में क्या उपस्थित है, जलवाष्प, वायु में क्या उपस्थित है, जलवाष्प, जलवाष्प का ओसांक, ओसांक समझते हो ना, बता दिया, जलवाष्प का ओसांक जल के हिमांक यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम हो जाता है। अगर जो है इसका तापमान 0 से कम हो जाएगा तो पृथ्वी पर जो भी वस्तुएं होंगी उनका भी तापमान जो है क्या हो जाएगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाता है। तो जल वाष्प, जो जलवाष्प है, संतृप्त होने से पहले, संतृप्त होने से पहले मतलब वो बर्फ में संतृप्त होने से पहले, मतलब द्रव में बदलने से पहले, सीधे सीधे वो द्रव में ना बदल करके सीधे सीधे वो डायरेक्ट किसमें बदल जाता है, सीधे सीधे वो किसमें बदल जाता है, वो ठोस में बदल जाता है। ऐसे समझ लो, जैसे हमने कहा था ठोस, ठोस का गैस में बदलना, ऊर्ध्वपातन समझा था, ठोस का गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन होता है, और गैस का ठोस में बदलना, गैस का ठोस में बदलना डिपोजिशन होता है। डिपोजिशन इसे कहते हैं सफेद पाला, इसे क्या बोलते हैं, सफेद पाला कहते हैं। समझ पाएंगे नहीं समझ पाए, ये जो डिपोजिशन रिवर्स प्रक्रिया, ये वास्तव में ये सफेद पाला है, ये देखो पाला, पाला पड़ने की क्रिया को मिलाकर के लिखो, पाला पड़ने की क्रिया ऊर्ध्वपातन के विपरीत होती है, ऊर्ध्वपातन के विपरीत होती है। ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। ऊर्ध्वपातन का विपरीत जो होता है, जो सब्लिमेशन है, जैसे ठोस द्रव में ना बदलकर सीधे सीधे गैस में बदलता है,
जब ठोस को हम लोग क्या करते हैं, गर्म करते हैं। ठोस को जब हम लोग गर्म करते हैं तो सीधे अगर गैस में बदलता है, जैसे अमोनियम क्लोराइड है, नौसादर है, ठीक है, आयोडीन है, ठीक है, कपूर है, इन पदार्थों को जब गर्म किया जाता है ये द्रवीभूत नहीं होता, ये सीधे सीधे गैसीय अवस्था में जाता है। इसको सब्लिमेशन ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऐसे बच्चों अगर गैस को ठंडा किया जाए, गैस को ठंडा किया जाए और वो द्रव में ना बदल के ठीक सीधे सीधे किसमें आ जाए, ठोस में, तो इसको बोलते हैं डिपोजिशन। यहाँ पर डिपोजिशन का सबसे अच्छा उदाहरण है, डिपोजिशन का सबसे अच्छा उदाहरण है पाला, सफेद पाला। समझिए बात, इसे सफेद पाला कहा जाता है। इतनी बात सबको क्लियर हो गया होगा, ये पॉइंट नोट कर लो। पाला पड़ने की जो क्रिया होती है, पाला पड़ने की जो क्रिया होती है वो ऊर्ध्वपातन के विपरीत होती है, ठीक है। ऊर्ध्वपातन के विपरीत क्रिया का जो सबसे अच्छा उदाहरण है वो पाला है ना। तो चूंकि जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड अगर होता, अगर वायु का तापमान या जलवाष्प का तापमान, वायु में जो जलवाष्प है उसका तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता, समझिए बात नहीं, तो वो तो पानी में बदल जाता, लेकिन 0 से भी कम हो जाता। डायरेक्ट जो वायु में जलवाष्प है उसका अचानक तापमान 0 से भी कम हो जाता। इस वजह से वो बर्फ के चूरे के रूप में प्रतीत होता है, जिसे हम लोग पाला के नाम से जानते हैं। जिसे क्या कहते हैं, जिसे हम लोग पाला कहते हैं। इतना बात समझ में आया, यहाँ से सवाल बन सकता है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और इस चीज को एक बार अच्छे से पढ़िएगा। सब हो जाएगा। लिखा है जब वायु में उपस्थित जलवाष्प का उष्मांक जल के हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम हो जाता है तो पृथ्वी के धरातल ठीक है, तो पृथ्वी के धरातल व अन्य वस्तुओं का तापमान उससे भी कम हो जाता है। तो जलवाष्प संतृप्त होने से पहले, संतृप्त होता तो द्रव में बदलता, तो जलवाष्प संतृप्त होने से पहले मतलब द्रवीभूत होने से पहले जम जाता है और बर्फ के द्रव्य में, बर्फ के चूरे में बदल जाता है। इसी घटना को पाला कहा जाता है। इसे क्या बोलते हैं, वो वस्तुओं पर सफेद सफेद कलर का जो है, पेड़ पौधों पर, पत्तियों पर, फसलों पर, सब पर सफेद सफेद कलर का दिखता है, तो वही जो होता सफेद पाला, उसे ही धवल तुषार कहते हैं, ठीक है। ठीक, चलो ठीक है, नोट कर लो इतना, नोट हो गया होगा सभी लोगों का ये। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, पाला समझिए ना, पाला पढ़ना क्या है। ठोस का सीधे गर्म करने पर गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन होता है। गैस को ठंडा करो और अचानक ठंडा ऐसा करो कि वो सीधे सीधे ठोस में आ जाए, तो उसे डिपोजिशन कहते हैं। डिपोजिशन का सबसे अच्छा उदाहरण है सफेद पाला। सफेद पाला का मतलब होता है कि जब जलवाष्प है वायु में, उसका तापमान घट करके अचानक 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाता है, तो वो संतृप्त ना होकर, मतलब द्रव में ना बदलकर सीधे सीधे ठोस में बदल जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, अब ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको आप लोग नोट कर लें। पाला पड़ने के लिए कौन कौन सी अवस्थाएं जो है अनुकूलतम होती है। पाला पड़ने के लिए निम्नलिखित अवस्थाएं अनुकूल होती है। कौन कौन सी अवस्थाएं अनुकूल होती हैं जिस स्थितियों में पाला पड़ सकता है। पाला पड़ने के लिए निम्नलिखित अवस्थाएं अनुकूल होती हैं, इंपॉर्टेंट है। आकाश का स्वच्छ रहना, ये पहली अनुकूल स्थिति है, फेवरेबल कंडीशन, ठीक है। आकाश का स्वच्छ रहना, देखो ये सारी घटनाएं सर्दियों में क्यों होता, क्योंकि सर्दियों में तापमान, मौसम ऐसा रहता कि तापमान जो है घटता, और ये सारी घटनाएं जो घटित होती है वो कम टेम्परेचर पे ही होती है, लो टेम्परेचर पर होती है। तभी ये सारी घटनाएं कि ओस हो गया, कोहरा हो गया और ये सारी चीजें, पाला हो गया, ये सर्दियों में क्यों होता है, इसलिए होता है क्योंकि इनका तापमान, वातावरण का जो तापमान होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आ गया होगा सारे बच्चों को, यहां तक सबको क्लियर है। एक बार क्लियर करके बताओ। नरेंद्र पाल क्या करो बेटा, अब तो स्क्रीन शॉट ले सकते हैं इसमें, ऐसा कैसे हो सकता है, स्क्रीन शॉट कैसे ले रहे हो, देखो नरेंद्र पाल, देखो स्क्रीन शॉट हो रहा है। एप्लीकेशन में क्या स्क्रीन शॉट हो रहा है, अगेन चेक, एक बार बैक करके, एक बार ऐप बैक करके फिर से चेक करो, देखो हो रहा है स्क्रीन शॉट। अनुकूल अवस्थाएं आप लोग नोट कर लो। आकाश का स्वच्छ रहना, वायु का ना बहना, देखो यही अनुकूल अवस्था थी उसकी, पाला पड़ने हैं, ओस पड़ने की, ओस पड़ने की ये अनुकूल अवस्था थी। आकाश का स्वच्छ रहना, वायु का ना बहना, ठीक है। वही दोनों चीज यहाँ पर भी है। पंकज चौधरी कहने बोला, ठीक है, हो रहा तो करो भाई। वायु का ना बहना, वायु में अधिक आर्द्रता का ना होना, ज्यादा आर्द्रता नहीं होनी चाहिए, ज्यादा ह्यूमिडिटी नहीं होनी चाहिए, तब पाला पड़ेगा। वायु में अधिक आर्द्रता का ना होना, वायु का ना बहना, आकाश का स्वच्छ रहना, ठीक है। भूमि के निकट का तापक्रम 0 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे भी कम होना, भूमि के निकट का तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होना, तभी पाला पड़ेगा। समझिए ना, स्क्रीनशॉट के चक्कर में ना नोट्स बनाते चलो, स्क्रीनशॉट के चक्कर में ना नोट्स बनाइए, सारे लोग नोट्स बनाएंगे, ठीक है। तो पाला पड़ने के लिए अनुकूलतम अवस्थाएं कौन कौन सी होनी चाहिए, पाला पड़ने के लिए अनुकूलतम अवस्थाएं कौन कौन सी होनी चाहिए,
आकाश का स्वच्छ रहना, वायु का ना बहना, वायु में अधिक आर्द्रता का ना रहना और भूमि के निकट तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहना। ठीक है, ये 4 पॉइंट आपको याद रखना है, इतना पाला के लिए। कोई कह रहा है स्क्रीनशॉट हो रहा, कोई कह रहा नहीं हो रहा, है ना। ठीक है, नोट हो गया सभी लोगों का। पाला पड़ने के लिए अनुकूलतम अवस्थाएं होनी चाहिए। पाला पड़ने के लिए अनुकूलतम अवस्थाएं होनी चाहिए। वायु का ना बहना, वायु में अधिक आर्द्रता का ना होना और आकाश का स्वच्छ होना और भूमि के निकट का तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होना। ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर हो गई होगी। ये चारों पॉइंट नोट करो भाई और याद भी करो पहले, क्योंकि यही एग्जाम में आएगा। इतनी कहानी पढ़ने के बाद ये पूछा जा सकता है पाला पढ़ने के लिए अनुकूलतम अवस्थाएं हैं। पाला पढ़ने के लिए आवश्यक अनुकूलतम अवस्थाएं हैं। देखो, ओस पड़ने से फसलों को लाभ होता है, ओस पड़ने से लाभ होता है, लेकिन पाला पड़ने से जो है फसलों को नुकसान भी हो जाता है। कभी कभी फसलें नष्ट हो जाती हैं। अगर बहुत लगातार पाला पड़ेगा तो दिक्कत हो जाएगी। देखो, जितना आप लोग जो है नोट्स बनाएंगे, अब ऐसे मान लो 5-6 घंटे की क्लास होती है, अगर स्क्रीनशॉट ज्यादा आप लोग लेने लगेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। आप लोग प्रॉपर तरीके से ऑफलाइन बैच की तरह पढ़ाया जा रहा, प्रॉपर आप नोट्स बनाइए, स्क्रीनशॉट के चक्कर में ना लगे। नोट हो गया? नोट के साथ साथ याद भी होना चाहिए। नोट करने के साथ साथ याद करो, वायु का ना बहना, वायु में अधिक आर्द्रता का ना होना, भूमि के निकट तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होना, आकाश का स्वच्छ रहना, ये पाला पड़ने की अनुकूलतम अवस्थाएं हैं। पाला पड़ने की अनुकूलतम अवस्थाएं याद कर लो इन सबको। आकाश का स्वच्छ रहना, वायु का ना बहना, वायु में अधिक आर्द्रता का ना होना, भूमि के निकट का तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे भी कम होना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रणव चौधरी, हाँ प्रॉपर नोट सुना होगा। अब ओला, अब देखिए ओला का क्या मतलब है। हरीश कुमार, कोई बात नहीं बेटा, आप ओला के बारे में देखिए, बोर्ड पर लिखा है, इसको पहले एक बार आप लोग पढ़ लें फिर समझाते हैं। विकास कुमार पटेल पढ़ रहे बेटा, आपका पढ़ रहे हैं कमेंट, कोई दिक्कत नहीं, आपका कमेंट पढ़ रहे हैं। ठीक है, विकास कुमार पटेल आपका कमेंट आ रहा है, आपका कमेंट पढ़ रहे हैं। अब चलिए बार हम लोग ओला के बारे में समझते हैं। ओले कब पढ़ते हैं? ओले आप पढ़ते हुए देखें, ओला जो है गांव में कहते हैं पत्थर गिरता, पत्थर नहीं होता, वो ओला गिरता है, छोटे छोटे गिरते हैं ना बर्फ जैसे, तो उसे ओला कहते हैं। क्या होता है जब वर्षा होती है, जैसे मान लो बारिश हो रही, तो वर्षा की बूंदें जब आ रही होती हैं तो तापमान में अगर ज्यादा गिरावट आ जाती है तो वर्षा की जो बूंदें होती हैं वो जम जाती है। एक्चुअल में वो वर्षा है। ये जो ओला पड़ने का मतलब होता है बारिश होना। बारिश होते समय क्या होता है, वर्षा के दौरान क्या होता है कि जो वर्षा की बूंदें हैं, तापमान इतना कम हो जाता है कि वो बूंदें जम जाती हैं, बर्फ के रूप में हो जाती हैं और वही पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण के कारण से गिरती हैं, तो उसे ओला कहते हैं। ठीक है, तो जब बरसते हुए पानी की बूंदें, ठीक है, ओला पड़ते समय सभी लोगों ने देखा होगा, जब बरसते हुए पानी की बूंदें ऊंचे वायुमंडल की ऐसी सतह से गुजरती है जहां का ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है। देखो एक बात दिखा है कि नहीं, जब बरसते हुए पानी की बूंदें वायुमंडल के ऐसे परत से गुजरती हैं जिसका तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है, और जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप होता है तो वही बूंदें जम जाती हैं। तो वे पानी की बूंदें जमकर छोटे छोटे हिमकणों, हिमकणों मतलब बर्फ के कणों के रूप में बदल जाती हैं। ये हिमकण बन जाते हैं और वर्षा के साथ पृथ्वी पर गिरते हैं गुरुत्वाकर्षण के कारण, इन्हें ओला कहते हैं। इनका व्यास बच्चों 5 मिलीमीटर से 50 मिलीमीटर तक होता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ओला का मतलब वर्षा ही है। जब वर्षा होती है, जब बादल बरसते हैं और वर्षा की बूंदें वायुमंडल के ऐसे परत से गुजरती है जिसका तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है, तो वो वर्षा की बूंदें जो है बर्फ में बदल जाती हैं। बर्फ के मतलब कहने का मतलब आइस में कन्वर्ट हो जाती है। वही आइस जो बूंदें हैं, जो आइस है पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण के कारण से पृथ्वी पर गिरता है, जिसे ओला कहा जाता है। विकास कुमार पटेल, ठीक है बेटा, आपने ओला भी नोट कर लिया, बहुत बढ़िया। तो सभी लोग इसको नोट कर लें और इनका व्यास 5 मिलीमीटर से 50 मिलीमीटर तक होता है। 5 मिलीमीटर से 50 मिलीमीटर तक होता है, नोट करें। 5 मिलीमीटर से 50 मिलीमीटर तक होता है। ये सब आसान है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं इनको समझना। ओला पड़ना जब वर्षा की बूंदें पृथ्वी के वायुमंडल की ऐसी सतह से गुजरती हैं जिसका तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है, तो वो बर्फ में बदल जाती हैं और वही गुरुत्वाकर्षण के कारण से गिरती हैं। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गया होगा।
आदित्य विश्वकर्मा बिल्कुल सही बता रहे हैं, 0.5 से 5 सेंटीमीटर डायमीटर। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। आगे देखिएगा, अब देखो स्नोफॉल सुना होगा आप लोगों ने, स्नोफॉल बर्फबारी सुना होगा, ठीक है। तो स्नोफॉल क्या होता है ये समझना है। हिम क्या, वैसे हिंदी में हिम का मतलब बर्फ ही होता है, लेकिन तो इसका मतलब क्या है, एक विशेष प्रकार का बर्फ होता है। जैसे पानी बरसता वैसे बर्फ की बारिश होती है, और बर्फ के चूरे की बारिश होती है, बर्फ के चूर्ण की बारिश हो उसे कहते हैं बर्फबारी, उसे कहते हैं हिम, उसे क्या बोलते हैं, हिम। जो लिखा है स्नोफॉल, स्नोफॉल का मतलब होता है जैसे पानी की बूंदें गिरती हैं, वैसे ही बच्चों अगर बर्फ का चूरा गिरे, समझिए बात कि नहीं, बर्फ का चूरा अगर गिरता है तो समझ जाना वो स्नो है, समझिए बात कि नहीं। यहाँ पर अभी हम चित्र भी दिखा देंगे आप लोगों को। हाँ बिल्कुल सही लिखा है यहाँ पर, देखिए छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में गिरता है, जो रुई जैसा होता है, रुई जैसा ऐसे दबाओगे तो दब जाएगा, ठीक है, चूरा होता है बर्फ का, वही होता है स्नो। उसको दबाएंगे तो बिल्कुल मुट्ठी में रख करके तो ऐसे दब जाएगा, गल भी जाएगा, मेल्ट भी हो जाएगा, समझिए बात करें। तो जिस स्थान पर ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे हो जाता है और वहां के वायुमंडल की वायु जल वाष्प से संतृप्त नहीं हो पाती, बिल्कुल सही लिखा है यहाँ पर देखिएगा। जिस स्थान पर ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे चला जाता है और वहां पर वायुमंडल की जो जलवाष्प है, जलवाष्प से वायु संतृप्त नहीं हो पाती, तो वह जलवाष्प क्या हो जाती है, छोटे छोटे महीन हिमकणों के रूप में बदल जाती है, जो रुई जैसे होती है, और उसी की बारिश होती है, नीचे की ओर गिरती है, गिरने का मतलब बारिश होती है, इसे कहते हैं स्नोफॉल। इसे हिम कहा जाता है, इनका कोई आकार नहीं होता, इनका कोई आकार नहीं होता। आदर्शपाल, वेरी गुड, ठीक है, समझिए बात नहीं। तो स्नोफॉल से कहते हैं, कुल मिलाकर के ये भी वर्षा ही है, जो स्नो है ये भी तरीके से बारिश है, ये भी बरसात है। अब बरसात हो अगर जो है टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है, वहां की वायु जो है जलवाष्प द्वारा संतृप्त ना हो पाए, तो क्या होगा, वो जलवाष्प किसमें बदल जाएगा, महीन जो है बर्फ के कणों के रूप में बदल जाएगा, और पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण के कारण से गिरेगा, उसे स्नोफॉल कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, इसे स्नोफॉल कहा जाता है, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट, अभी हम सबके चित्र में बता देंगे। अब ये चीज आप लोगों का एग्रीकल्चर का है, इसको एक बार पढ़ लेना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जल कणों के अवक्षेपण या कह सकते हैं जलवाष्प का जो संघनन है, जो वायुमंडल में जलवाष्प का संघनन है, संघनन का मतलब देखो, जितनी भी घटनाएं आप लोगों ने सुना, चाहे ओस हो, चाहे पाला हो, चाहे कोहरा हो, चाहे कुहासा हो, समझिए बात नहीं, चाहे ओला हो, चाहे हिम हो, समझिए बात नहीं, जितनी भी चीजें आप लोगों ने अभी तक पढ़ा, जितनी भी चीजें पढ़ा वो किस कारण से हुई, ये सारी घटनाएं क्यों घटित हुई। बादल बना और कुहासा आपने देखा, कोहरा देखा, ओस देखा, पाला देखा, तो ये सब क्या है, जो वायु में जलवाष्प है उनके संघनन से हुई है। ये सारी घटनाएं जो घटित हुई हैं, अलग अलग इनकी कंडीशन रही होंगी, अलग अलग कंडीशन पर अलग अलग घटनाएं घटित हुई है, और इनका भी ध्यान देना, इनका भी कृषि पर विशेष प्रभाव पड़ता है। वो प्रभाव क्या है वो हम लोगों को जानना है। जलवाष्प संघनन का एग्रीकल्चर पर क्या प्रभाव पड़ता है, जलवाष्प जो वायु में जलवाष्प है उसके संघनन होने से, जलवाष्प के संघनन होने से एग्रीकल्चर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिएगा यहाँ पर वायुमंडल में जलवाष्प की उपस्थिति ही, जलवाष्प ना होता तो कोई घटना नहीं घटित होती, अगर जलवाष्प ना होता तो कोई घटना घटित नहीं होती। तो वायुमंडल में जलवाष्प की उपस्थिति से, जलवाष्प की उपस्थिति से ओस पड़ती है, उसी की वजह से वर्षा होती है, उसी की वजह से पाला पड़ता है, उसी की वजह से कोहरा पड़ता है, उसी की वजह से कुहासा होता है। किसकी उपस्थिति के कारण से पूछा जाए, ओस, वर्षा, पाला, कोहरा, कुहासा, हिम, इन सब का कारण क्या है, तो वायुमंडल में जलवाष्प की उपस्थिति। अगर जलवाष्प ना होता तो ये कोई भी घटना घटित नहीं होती, ठीक है। वायुमंडल में जलवाष्प की उपस्थिति ही ओस, वर्षा, पाले, कोहरे, इनका सबका जो कारण है, जिनका प्रभाव किसी पर निम्नलिखित रूप से देखा जा सकता है। इनका विशेष प्रभाव पड़ता है, इनका जो है एग्रीकल्चर पर विशेष प्रभाव होता है। ये हम लोग अगली स्लाइड में देख लेते हैं, किनका प्रभाव, ओस, वर्षा, पाला, कोहरा, कुहासा, इन सबका जो है एग्रीकल्चर पर विशेष प्रभाव पड़ता है। और ये घटनाएं घटित क्यों होती है, ये जो वायुमंडल में जलवाष्प उपस्थित है, इन्हीं की वजह से, इन्हीं जलवाष्प के संघनन के कारण से ये सारा का सारा, चाहे ओस हो, चाहे वर्षा हो, चाहे पाला हो, चाहे कोहरा हो, चाहे कुहासा हो, ये सब का सब जलवाष्प के संघनन की वजह से होता है। इन सबका मुख्य कारण क्या है, जलवाष्प का संघनन। संघनन कब होगा, जब टेम्परेचर घटेगा, तापमान घटेगा, उन्हीं की वजह से होता है। कृषि पर प्रभाव देखते हैं क्या है। सबसे पहले ओस का प्रभाव, ओस पड़ने से कृषि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, फसलों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हम लोगों को समझना। ओस की वजह से फसलों को क्या होगा, ये हम लोगों को जानना है। ओस प्रायः शुष्क मौसम अर्थात जाड़ों में गिरती है, ध्यान देना, जाड़ों में गिरती है, वह फसलों के लिए अवश्य लाभकारी होती है। क्यों लाभकारी होती है, क्योंकि ओस पड़ने से कहीं ना कहीं से पौधों को यानी जो है फसलों को कुछ ना कुछ पानी भी मिल जाता है, थोड़ा बहुत पानी भी मिल जाता है, इसलिए फायदेमंद है ओस का पड़ना, ठीक है। यहाँ पर लिखा है फसलों के लिए ओस लाभकारी होती है, क्योंकि इसके कारण कुछ ना कुछ पानी की मात्रा फसल को प्राप्त हो जाती है। जो फसलें हैं उनको कुछ ना कुछ पानी की मात्रा प्राप्त हो जाती है, और साथ ही पौधों का तापमान अनुकूलतम प्राप्त हो जाता है। जितना टेम्परेचर, अगर मान लो कभी टेम्परेचर हाई भी हो जाए, कभी मान लो टेम्परेचर हाई हो गया, तो जितने टेम्परेचर पर वो ग्रो करते हैं पौधे, जो भी फसलें, जितने तापमान होना चाहिए वो अनुकूलतम तापमान होता है, कभी कभी प्रतिकूल तापमान हो जाता है, ठीक है। फेवरेबल टेम्परेचर नहीं होता, ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर उन पे आ जाता है, इस वजह से उनका टेम्परेचर भी मेंटेन हो जाता है। जिस टेम्परेचर पर उनको ग्रो करना है, विकास करना है, वो उतना टेम्परेचर ओस पड़ने से हो जाता है, मेंटेन हो जाता है, कुल मिलाकर के, ठीक है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो समझिए सभी लोग ना, ओस पड़ने से फायदा भी है, ध्यान रखना, ओस पड़ने से फसलों को लाभ भी मिलता है। क्यों लाभ मिलता है, दो बातें, ओस पड़ने से फसलों को लाभ मिलता है तो कैसे मिलता है, एक तो पानी मिल जाता है, थोड़ा बहुत जो पानी थोड़ी बहुत जरूरत पड़ती पानी भी मिलता रहता है। दूसरा पॉइंट ये कि टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है, टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। दो चीजें आपको याद रखना। यहाँ पर ओस पड़ने से कृषि पर क्या लाभ मिलता है, एक तो तापमान का अनुकूल हो जाना,
तापमान, फसलों के लिए जितना तापमान का अनुकूल होना, और दूसरा जो है फसलों को कुछ ना कुछ पानी भी मिल जाना, ये दो लाभ मिल जाते हैं फसलों को ओस पड़ने से। इसका मतलब जो जलवाष्प का संघनन होता है, संघनन से ओस पड़ती है, ओस का भी कृषि पर प्रभाव पड़ता है, कृषि पर प्रभाव पड़ता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला, बरसात। ठीक है, अब बरसात जो है फायदेमंद भी है और बरसात जो है हानिकारक भी है। बहुत ज्यादा वर्षा हो जाएगी तो फसलें नष्ट हो जाती हैं। किसी किसी फसल को ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती, अगर जो है वर्षा हो जाए तो दिक्कतें हो जाती हैं। जैसे मान लो गेहूं की कटाई होने वाली है, गेहूं की कटाई होने ही वाली है, अब लगातार पानी बरसता रहे, बंद ही ना हो पानी, या मान लो गेहूं कट गया, अब गेहूं कट गया, लगातार जो है पानी बरसता रहे तो नुकसान हो जाएगा ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बरसात होने से लाभ भी मिलता है। तो वर्षा देखो जरूरी भी है, इतना भी वर्षा ना हो जाए कि जो है फसलें नष्ट हो जाए। ठीक है, और ऐसा भी ना हो कि बिना टाइम का वर्षा हो जाए, टाइम टू टाइम जब जरूरत हो उस समय वर्षा हो। जैसे मान लो धान की फसल के लिए पानी जरूरत पड़ती है, ठीक है, बहुत ज्यादा भी पानी की जरूरत नहीं पड़ती है, बहुत कम भी नहीं जरूरत पड़ती, तो पानी की नीड तो रहती है धान की फसल के लिए, तो वहां पर बरसात होना आवश्यक है। लेकिन अगर वर्षा हो ही ना, सूखा पड़ जाए तो बुरा प्रभाव पड़ेगा ना। इसलिए धान के खेत के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। तो अगर वहां पर बीच बीच में बारिश होती रहेगी तो थोड़ी सी दिक्कतें सॉल्व हो जाएंगी। पहली बात तो जो है कम लागत में जो है ज्यादा आउटपुट हमको मिलेगा, और दूसरी बात यह है कि जो है समय समय पे अगर पानी मिलता रहेगा तो धान की फसल का विकास अच्छा होगा और जो है उपज अच्छी होगी। ये सारी चीज आप लोगों को समझना। ठीक है, चलो इसको देखो क्या लिखा, वर्षा का जल संसार की अधिकांश वनस्पति के बढ़ने में सहायक होता है। यद्यपि थोड़े काल में बहुत अधिक जल भूमि क्षरण आदि हानियों का भी कारण हो जाता है। शुष्क प्रदेशों में जहां वर्षा 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है, ये सब बताएंगे सेंटीमीटर में वर्षा को क्यों मापते हैं, ये सारी चीजें बताएंगे। अगला चैप्टर और आएगा वो भी मैं बताऊंगा सारी चीजें। ठीक है, शुष्क प्रदेशों में जहां वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है, ऐसी कृषि संचित क्रियाओं को काम में लाया जाता है जिससे वर्षा का अधिक से अधिक जल भूमि में रह सके। लगातार बादलों का होना अथवा असमय, ये मेन पॉइंट लिखा है, यहाँ से मेन पॉइंट है, ये मेन पॉइंट यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं। लगातार बादलों का होना अथवा असमय वर्षा कभी कभी विशेषकर रबी की फसलों में अनेक रोगों का कारण भी बन जाता है। ठीक है, जिससे फसलों को नुकसान भी पहुंच जाता है। हमने बता दिया ये सारी चीजें आपको पता है कि वर्षा कहाँ जरूरत पड़ती, बरसात के पानी की आवश्यकता है या नहीं है, सारी चीजें आपको पता। अब इससे ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, इतनी बात समझ में आ गया होगा वर्षा कृषि पर क्या असर डालती है, सबको पता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला देख लेते हैं। तो आप लोगों ने देखा ओस, और दूसरा पॉइंट वर्षा। ओस का भी अपना रोल है कृषि पर और बारिश का भी अपना रोल है कृषि पर। ठीक है, बारिश का भी रोल कृषि पर होता है, इतनी बात समझ में आ गया। कुहासा और कोहरा का क्या रोल है एग्रीकल्चर पर, इनका क्या असर पड़ेगा कुहासा और कोहरा का? प्रायः कोहरे आज का फसलों पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, कोहरे का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, परंतु लगातार लंबे समय तक रहने पर इसका प्रभाव भी पौधों पर अच्छा नहीं पड़ता। भाई जब ज्यादा कोहरा पड़ता रहेगा और लगातार पड़ता रहेगा तो जो पेड़ पौधे हैं, जो फसलें हैं, उनको प्रकाश नहीं मिल पाएगा, और जब प्रकाश नहीं मिल पाएगा तो पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण से। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है कम हो जाएगी। जब पौधों का पेट नहीं भरेगा तो रोगी हो जाएंगे, कहीं ना कहीं से दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ लो। ठीक है, प्रायः लिखा है यहाँ पर, ध्यान देना, नोट्स भी बनाते रहो। प्रायः कोहरे आदि का फसलों पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, पहली बात। परंतु लगातार और लंबे समय तक अगर कोहरा बना रहता है तो इसका प्रभाव पौधों पर अच्छा नहीं पड़ता, मतलब बुरा प्रभाव डालता है। इसका मुख्य कारण यही है कि इससे पौधों को प्रकाश उचित मात्रा में नहीं मिल पाता, जितना प्रकाश की जरूरत है उतना प्रकाश पौधों को नहीं मिल पाता, जिससे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भली भांति नहीं कर पाते हैं। इसके कारण इसके अतिरिक्त पौधों के रोग आज भी बढ़ जाते हैं, पौधा रोगी हो जाएगा, उसको जब भोजन नहीं मिलेगा तो समस्याएं होंगी, विभिन्न बीमारियां उसके अंदर हो जाएंगी। जैसे मनुष्य अगर प्रोटीन विटामिन मिनरल का सेवन नहीं करेगा तो वो भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, रोगी हो जाता है। ठीक है, ऊट पटांग भोजन करेगा तो रोगी हो जाएगा। वैसे फसलों को जो है पेड़ पौधों को अगर पर्याप्त जो है प्रकाश नहीं मिला तो वो अपना भोजन ही नहीं बना पाएंगे, उनका पेट नहीं भर पाएगा, इसलिए उनमें रोग भी बढ़ सकता है, कई रोग भी हो सकते हैं, दिक्कतें बढ़ सकती हैं। ठीक है, इतनी बात ये कृषि पर प्रभाव क्या पड़ता है कोहरा और कुहासा का, वैसे खास कोई असर नहीं होता, लेकिन ज्यादा दिन तक लगातार पड़ता रहेगा तो दिक्कतें हो जाएंगी, फसलों को नुकसान पहुंचेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। पाला, पाला पड़ने से ये तो खतरनाक है, पाला पड़ना खतरनाक है। ठीक है, ध्यान देना, ओस पड़ना लाभकारी है, बारिश होना लाभकारी है, लेकिन ज्यादा बारिश ना हो, समझे बात नहीं। कोहरा कुहासा का खास कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन लंबे दिन तक अगर रहना तो दिक्कत हो जाती है। पाला खतरनाक है, यह फसल के लिए बड़ा हानिकारक है, यहाँ पर लिखा है यह फसल के लिए बड़ा हानिकारक है। इसके प्रभाव से फसलें नष्ट हो जाती हैं, फसलें नष्ट हो जाएंगी, इतना ज्यादा ठंडे हो जाएंगे उनके जो भी पत्तियां हैं, जो भी सारी चीजें, वो पूरा पौधा ही बहुत ज्यादा ठंडा हो जाएगा। और जब ठंडा हो जाएगा तो उस पौधे की जो केस नलियां है, केस नलियों में जो पानी है जो जड़ों से केस नलियों के द्वारा पत्तियों तक पहुंच रहा है, इतना ज्यादा ठंडा हो जाएगा पाला पड़ने से, कि ठंडा हो जाएगा तो अंदर में जो केस नलियों में पानी जा रहा है केशिका तत्व के गुण के कारण से, पौधों की जड़ों से पत्तियों तक जो पानी पहुंचता है वो केशिका तत्व के गुण के कारण से होता है, ये दिमाग में रखना। तो जो केस नलियां होती है पौधों में, वो केस नलियों में पानी उन्हीं के माध्यम से चढ़ता है पौधों में जड़ों से। अब वो पानी जम जाएगा, और जब जम जाएगा तो नलियां फट जाएंगी, केस नलियां जो पौधों की फट जाएगी, पौधा बेकार हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ध्यान रखना, पाला खतरनाक होता है, पाला खतरनाक होता है। यहाँ पर पाला यह फसल के लिए बड़ा हानिकारक है, इसके प्रभाव से फसलें नष्ट हो जाती हैं। निचले तापमान या शुष्क मौसम में पौधों की कोशिकाएं, जो लिखा है केशिकाएं लिखा, पौधों की केशिकाएं, ठीक है, पौधों की केशिकाएं का द्रव जम जाता है, हमने भी बताया पौधों की केशिकाओं का द्रव जम जाता है, और जब जमेगा तो बर्फ बन जाएगा। पौधों की केशिकाओं में जो जल है अगर जमेगा तो किसमें बदल जाएगा, बर्फ में, और बर्फ का आयतन ज्यादा होगा, प्रसार होगा। जब पानी था तो कम आयतन था, पौधों के जड़ों से पत्तियों तक जो पानी आता है वो केस नली की सहायता से जाता है। केस नली में जो पानी है वही जम गया तो पानी जब बर्फ में बदलेगा तो आयतन बढ़ जाएगा, आयतन बढ़ेगा तो केस नलियां फट जाएगी, वही लिखा। देखिए जिससे उसके आयतन में जब द्रव जम जाएगा, पानी जम जाएगा तो उसके आयतन में वृद्धि हो जाएगी और केशिकाएं फट जाएगी। बहुत कम तापमान के कारण फसलें कभी कभी उस समय भी नष्ट हो जाती है और पाला पड़ने
उसका वास्तविक अवक्षेपण नहीं हो पाता। इसका कोई मतलब नहीं खास, बस इतना ध्यान रखो ये जो हम बता रहे हैं केस नलियां पड़ जाना, ठीक है। केस नलियों में जो पानी होता है वो बर्फ में बदल जाता है, और बर्फ का आयतन ज्यादा होता है और ज्यादा हो जाएगा, केस नलियां पड़ जाएंगी, फिर अब पानी जो है पहुंच नहीं पाएगा पत्तियों तक, ठीक है। जब पानी नहीं पहुंच पाएगा तो समस्याएं हो जाएगी, तो दिक्कत हो जाएगी, पौधा नष्ट हो जाएगा पूरी तरीके से, ठीक है। चलिए इतना हो गया, आगे देखते हैं नेक्स्ट। हाँ अब ये पॉइंट देखिएगा, उतना तो समझ में आ गया होगा सब लोगों को, ये सब जानते हो आप लोग, ये सारी चीजें सब जानते हो, यहाँ से कोई ज्यादा प्रश्न नहीं बनने वाले, बस ये जो कृषि से संबंधित है उनको आप लोगों को पता करना है, ये एग्रीकल्चर से संबंधित जो भी पॉइंट्स है इनको आपको याद रखना हमेशा के लिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए पाले से फसल के बचाव के उपाय कैसे बचा पाएंगे, अगर जो है पाले से फसल को बचाना है तो उसके क्या उपाय है, ठीक है। उपाय क्या है वो हम लोगों को समझना। उपाय में बच्चों पाले की आशंका होने से, जैसे मान लो आपको ये मालूम चल गया कि जो है किसी प्रकार से पाला पड़ने ही वाला है, या मान लो पाला पड़ा है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पाले से बचाने के लिए क्या करना है कि जो है आपको सिंचाई कर देना, फसल में सिंचाई कर देना। सिंचाई करने से क्या होगा, सिंचाई करने से ये होगा बच्चों कि जैसे मान लो पानी भरा है, पानी की विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है, आपको पता होगा। पानी क्या करेगा, अब जैसे मान लो टेम्परेचर घटा, पाला पड़ने का मतलब टेम्परेचर घटा, तो टेम्परेचर घटा तो पहले तो पानी का टेम्परेचर घटेगा, फसलों की बात छोड़ो, पहले पानी का टेम्परेचर घटेगा, और पहले पानी का टेम्परेचर घटेगा फिर बाद में फसलों तक पहुंचेगा, तो फसल बची रहेगी ना। इसलिए जो है यहाँ पर क्या होता है कि अगर पाले की आवश्यकता हो तो सिंचाई कर देनी चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है, पौधों के आसपास वायुमंडलीय ताप को किसी तरीके से आपको बढ़ाना पड़ेगा, तापमान को बढ़ाना पड़ेगा। कैसे, पौधों के आसपास वायुमंडल ताप बढ़ाने के लिए जगह जगह पर अलाव जलाने व धुएं की व्यवस्था करनी चाहिए। भाई आपको जहां पर जो फसलें हैं वहां आसपास वायुमंडल में आपको गर्मी बढ़ानी है, टेम्परेचर बढ़ाना है, जिससे पाला दिक्कत ना करे। कभी क्या होगा, आलू के खेत में जब पाला पड़ने लगता है तो लोग जो है खेत में क्या करते हैं, जाकर के सुबह जो है राख छिड़काव करते हैं, राख आलू की पत्तियों के ऊपर, पाले से बचाने के लिए। पाले से बचाने के लिए मतलब वो टेम्परेचर गर्मी बढ़ाएगी, वो जो राख है वो टेम्परेचर बढ़ाएगी, इस वजह से, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देना, धुएं की व्यवस्था करना है या अलाव जलाना है जिससे कि वायुमंडल का ताप बढ़े, जिससे जो है फसलें नष्ट ना हो पाले की वजह से। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पाले से फसल को बचाने के लिए क्या करना होगा, पहली बात तो सिंचाई कर देनी पड़ेगी इस खेत की। दूसरा पॉइंट, जहां पर फसल है उसके आसपास वायुमंडल के ताप को बढ़ाने के लिए अलाव की व्यवस्था करनी पड़ेगी, या जो है धुएं की व्यवस्था करनी पड़ेगी, जिससे वायुमंडल का ताप बढ़ जाए और फसलें पाले से बच जाए, ठीक है, नष्ट ना हो। ये दो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। बहुमूल पौधों को पुआल पन्नी आदि से ढक देना चाहिए, ठीक है। भाई अगर मान लो ज्यादा जो है बहुमूल पौधे हैं उनको जो है पुआल से ढक दो या उनको जो है पन्नी से ढक दो पाले से बचाने के लिए, ये भी एक तरीका हो सकता है, ठीक है। बहुमूल पौधों को पुआल अथवा पन्नी से ढक देना चाहिए पाले से बचाने के लिए। और चौथा पॉइंट है, फसलों की पाला अवरोधी किस्म बोनी चाहिए, ऐसी फसल बोना चाहिए जो पाला अवरोधी हो, जिन पर जो है पाले वाले का खास कोई असर ना पड़े, पाला अवरोधी किस्म का जो है अगर आप बो रहे हो तो दिक्कत नहीं आएगी, समझ के बात नहीं। ऐसा ना हो कि जो ऐसी आपने किस्म की बुआई कर दी तो जरा सा पाला पड़ने पर जो है नष्ट हो जाए, ऐसा भी नहीं करना है आपको। ऐसी किस्म का, ऐसी वैरायटी को आपको बोना है जो पाला अवरोधी हो, ठीक है, पाला अवरोधी किस्म होनी चाहिए। और ये दो पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट शुरुआत में, कि पानी भर देना और वायुमंडल का तापमान बढ़ाना, धुएं वगैरह से जो है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगला पॉइंट है, पहाड़ों पर पौधे घाटी में ना लगाकर ढालू सतह पर लगाने चाहिए, ढालू सतह पर लगाने चाहिए, जिससे पाला पड़े तो जो पानी हो वो क्या हो, गिर करके और बाहर चला जाए, ढालू पर लगाना चाहिए। समझ के बात नहीं, अगर आप खाई में लगाओगे तो वहां पर पानी एकत्रित हो जाएगा, वहां पर जो पानी है वो इकट्ठा होगा, ठंडा पानी, तो फसलें जो है नष्ट हो जाती है, इसलिए ध्यान रखना। ये सारी चीजें हैं जिनको आपको याद रखना, सारी चीजें। आदर्श पाल गए ऊपरी बादशाह पाले के प्रति अवरोधी है, हाँ, जो भी आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, वही किस्म हम लोग लगाएंगे जो पाले की अवरोधी किस्म हो, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गया होगा, इतनी बात सबको क्लियर हुआ कि नहीं। ये था आपका एग्रीकल्चरल साइंस, ठीक है, आप लोगों ने जो है इसको समझ लिया होगा, क्योंकि कृषि पढ़ रहे हो तो वैसे ये सारी चीजें आपको पहले से मालूम होना चाहिए। यहाँ तक अगर किसी को कोई समस्या आई हो बताओ, यहाँ पर पाले से फसल को बचाने के उपाय, ये उपाय जरूर आप लोग पढ़ लें, आपका एग्रीकल्चर का भाग है। पाले से फसल को बचाने के लिए क्या करना चाहिए, पहली बात सिंचाई कर देनी चाहिए या वायुमंडल का ताप आपको बढ़ाना होगा, अलावा या धुएं की व्यवस्था करनी होगी, ठीक है। बहुमूल पौधों को पुआल पानी से कर देना चाहिए या फसलों की पाला अवरोधी किस्म होनी चाहिए, ये सब ये तरीके हैं, ठीक है, ये सब तरीके हैं। इतनी बात सबको ओके है, किसी को कोई दिक्कत हो बताओ भाई। नोट कर लेना सारे पॉइंट्स, सभी लोग नोट करें। केशव शर्मा आपका कमेंट आप पढ़ रहा हूं, अब जो है हाँ क्या कह रहे हो बेटा तुम, एग्रोमेट्रोलॉजी, बिल्कुल बेटा एग्रोमेट्रोलॉजी का भाग है, ठीक है, एग्रोमेट्रोलॉजी का ही सेक्शन है ये।
केशव शर्मा बिल्कुल सही करो बेटा, ये एग्रोमेट्रोलॉजी, ये सारा जो अध्ययन हम लोग कर रहे हैं इसको एग्रोमेट्रोलॉजी कहते हैं एक तरीके से, ठीक है। तो ठीक है, तो इतना ही था आज का। अच्छा, तो ये टेस्ट है, उसको टेस्ट अभी हम कराएंगे थोड़ी देर बाद। अभी पहले आप लोगों को कुछ चित्र दिखा देते हैं अभी, क्योंकि केमिस्ट्री की क्लास है, केमिस्ट्री के बाद एक टेस्ट कराएंगे आप लोगों का। चलो पहले तो हम आपको जो है यहाँ पर हिम दिखा देते हैं। हिम क्या, पहले स्नो देखिए, स्नोफॉल क्या है जो बार बार कह रहे थे हम लोग। ये देखो स्नोफॉल, ठीक है, स्नोफॉल की बात करते हैं, बर्फबारी, ये है स्नोफॉल, चूड़ा है, ठीक है। ये जो है स्नोफॉल है, इसे कहते हैं स्नो। ये देखो मनीष राठौर कह रहे हैं सर जी आप तो ऑलराउंडर हो। बेटा जो है पढ़ाने क्या सभी चीजें पढ़ाई जा सकती हैं, ऐसी कोई चीज नहीं जो पढ़ाया ना जा सके, है ना। बस ये है कि प्रयास करना पड़ता है, हर चीज में प्रयास करना पड़ता है, हर चीज में सब चीजें संभव है, ठीक है। आप लोग भी जो मेहनत करेंगे तो आप लोग भी सारे सब्जेक्ट अच्छे से तैयार कर पाएंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये देखो यहाँ पर जो बर्फबारी है स्नोफॉल, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, देखिए बर्फबारी इसी को कहते हैं, चूड़े के रूप में बरसता पानी बरसता है बर्फ के रूप में, ठीक है। ये बर्फबारी है, ये देखिए, है ना, रुई जैसा होता है, इसका कोई आकार नहीं होता है, ऐसे पकड़ेंगे ऐसे बिल्कुल बिल्कुल बहुत हल्का होता है, रुई जैसा होता है, ये बर्फबारी है। ये जो महीन महीन बिल्कुल चूरा होता है, बर्फ का चूरा होता है, महीन महीन, ठीक है, होता सॉलिड है, ठीक है, रुई जैसा होता है, ऐसे बिल्कुल जैसे रुई को दबाते तब क्या था वैसे ये भी होता है, रुई जैसा होता है। दिलीप कुमार बता दिया बेटा, ठीक है। ये होता बर्फ ही है, बर्फ क्या होता है, ठोस होता है, ये भी बर्फ होता है, लेकिन महीन महीन जो जलवाष्प के कण होते हैं, महीन महीन बर्फ के रूप में बदल जाते हैं, इसे कहते हैं स्नो। इसे क्या बोलते हैं, स्नो बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है बारिश देख लो, बारिश भी देख लो, बारिश तो सभी देखे होंगे, है ना, बारिश भी देख लो, इधर यही देख लो। ये देखो वर्षा हो गई, ये छाता आता लेकर के, बारिश होती छाता लेके चलते हैं आप लोग, है ना। बारिश होती तो छाता ऊपर लेके चलते हैं, कभी कभी छाता ऊपर उड़ जाता है, कभी कभी क्या होता है छाता ये ऊपर की ओर पलट जाता है, कभी कभी छाता ऊपर की ओर पलट जाता है। जब वर्षा होती है तो जब छाता लेके चलते हो तो क्या होता है, छाता ऊपर की ओर पलट जाता है, तो छाता क्यों ऊपर पलट जाता है, ऊपर की ओर ऐसे हो जाता है, छाता ऐसे हो जाता है, आपका डंडा ऐसे रहता है, हाथ पे पकड़े रहते हो, ऊपर हो जाता है ये, ठीक है। ये बर्नौली के परमे की वजह से, ये बर्नौली का सिद्धांत लगता है, छाता के ऊपर होने का कारण क्या है, बर्नौली का परमे, बर्नौली के परमे की वजह से। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया, बर्नौली के परमे की वजह से ऊपर होता है, वर्षा है। और ये चित्र देखो, ये देखो देखो बारिश हो रही, देखो बरसात हो रही, देखो पानी भरा है सब, बरसात हो रही, देखो छाता सब लेकर के चल रहे, ठीक है, बरसात है। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गया होगा, इतनी बात सबको क्लियर है, जितना पढ़ाया। एक बार फिर से जो है देख लो क्या क्या पढ़ाया गया है, एक बार शुरुआत से देख लो, एक बार पिछली स्लाइड्स हम दिखा देते हैं, एक बार फिर से दिमाग में समझ लो क्या क्या। क्या क्या आप लोगों ने पढ़ लिया, काफी कुछ हमने बता दिया, एक बार फिर से समझ लो। देखो सबसे पहले हमने जलवाष्प बताया था, एक एक्सपेरिमेंट, जलवाष्प, वायु में जलवाष्प होती है, बताया था कि नहीं, वायु में जलवाष्प, वायु में जलवाष्प होती है, और इसी जलवाष्प के संघनन से, इसी जलवाष्प के संघनन से क्या होता है, ओस बढ़ती है, पाला बढ़ता है, कुहासा बढ़ता है, कुहासा बढ़ता है, कोहरा बढ़ता है, ध्यान रखना, कोहरा इसी के संघनन से, और ओला वृष्टि होती है, ओला की बरसात होती है, हिम स्नोफॉल होता है। तो ये बात है, ये सारी चीजें होती है किसकी वजह से, जो वायु में जलवाष्प है उसके संघनन के कारण से, वायु में जलवाष्प के संघनन के कारण से। कुहासा और कोहरा अभी तो दिखाया था बेटा, कुहासा और कोहरा, ठीक है, कुहासा और कोहरा तो दिखाया था थोड़ी देर पहले, ठीक है। कुहासा और कोहरा ये होता है। अगर हम बात करते हैं मिस्ट, मिस्ट देख लो,
दिखा दे। देखो ये दिखाया था अभी थोड़ी देर पहले, ये दिखाया था। इसको कहते हैं कुहासा, इसको कहते हैं कुहासा, ये कुहासा। ठीक है, और जो है तुम लोगों को जो है फॉग दिखा देते। ये देखो जब ज्यादा घना हो जाएगा कुहासा, जो है जब ज्यादा घना हो जाएगा, जब कुहासा होता है उस समय जब तापमान और घटेगा, इसको कहते हैं कोहरा। ये होता है कोहरा, देखो बिल्कुल घना। ठीक है, कुहासा जब बढ़ता है, उस समय तापमान और घटेगा, इसको बोलते हैं, ये जो देख रहे हो बिल्कुल कुछ दिख नहीं रहा, पूरा धुंध हो गया, इसको क्या बोलते हैं? इसको कोहरा बोलते हैं। और किसी को कोई दिक्कत बताओ? ठीक है, और ये देखो यहाँ पर दिख भी रहा है, ऐसा नहीं है ये अर्ध पार्गल में रहता आधा दिखता है, ऐसा नहीं है पूरी तरीके से दिखेगा नहीं, यहाँ पर दिक्कत आती है देखने में यहाँ पर। ठीक है, आगे की स्लाइड एक बार देख लो, क्या क्या चीज, ये सारी चीजें हमने बताया है, ओस, पाला, कोहरा, हेम और ओला, ये जितनी भी चीज, पाला, सब चीज बता दिया है। ये सब जो है संघनन की वजह से हुआ है। जो वायु में जलवाष्प होती है, ये हमने एक्सपेरिमेंट बताया था कल, वायु में जलवाष्प के संघनन से सारी घटनाएं घटित होती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पोषाक हमने बताया था, ड्यू पॉइंट आप लोगों को पता है, पोषाक भी बता दिया था, पोषाक क्या होता है, और पोषाक से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट हमने नोट कराया था आप लोगों को। इसके बाद नेक्स्ट देखो क्या पढ़ाया गया। परम आर्द्रता हमने बताया था, परम आर्द्रता जो है इसका मात्रक बताया था। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, हमने कहा कि इसको आप घनत्व से दिमाग में रखो, जो घनत्व होता है उसको दिमाग में रखो, ये चीज याद हो जाएगा। इसका एसआई मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब बताया था, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और सीएच मात्रक ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और इससे सामान्यतः इसको ग्राम प्रति लीटर में मापते हैं, ये भी आपको पता होगा, ये आपके एग्जाम में आएगा। इसका मात्रक पूछा जा सकता है, निरपेक्ष आर्द्रता या परम आर्द्रता इसी को कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, ये सारे मात्रक वगैरह हो गए, ये भी हमने पढ़ा दिया आप लोगों को। ठीक है, एक बार देख लो क्या क्या पढ़े हो। नेक्स्ट देखते हैं, फिर हमने अपेक्षित आर्द्रता बताया, इसका मात्रक भिन्न ही बता दिया, इसका कोई मात्रक भिन्न नहीं होता, इसका मान हमेशा हमने बताया 1 से कम होता है, 1 से कम होता है, इतना पॉइंट क्लियर है। इसको प्रतिशत में व्यक्त करते हैं, शायद सबको याद हो गया होगा, प्रतिशत में व्यक्त करते हैं, ये भी पता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। आर्द्रता मापी हाइग्रोमीटर, अपेक्षित आर्द्रता का मापन इसी से करते हैं, अपेक्षित आर्द्रता मापने की युक्ति होती है, और ये 4 हमने आप लोगों को आर्द्रता मापी बताया था। ठीक है, ये भी आप लोगों ने नोट्स बना लिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, हाँ, ये भी आप लोगों ने ओस पढ़ा, ओस क्या होता है, क्लियर है सबको, सबने नोट्स भी बना लिया होगा। ओस का मतलब क्या है, ओस जो है फसलों के लिए लाभकारी भी है, ये भी जान लिया। नेक्स्ट देखते हैं, पाला खतरनाक है फसलों के लिए, ओस पड़ने के लिए जो है कंडीशन क्या है, कौन कौन सी अनुकूल परिस्थिति होनी चाहिए जिससे जो है ओस पड़े। आकाश का स्वच्छ होना पड़ा है, पृथ्वी के धरातल पर अच्छे विकिरण पदार्थों का होना, हवा का ना चलना, ये सब चीजें आप लोगों ने नोट किया कॉपी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला, आगे है, ये कुहासा के बारे में बताया है। कुहासा क्या होता है, ठीक है, ये भी जलवाष्प के संघनन की वजह से होता है, और इसी का जब ज्यादा घनापन हो जाएगा तो उसे कोहरा बोल देते हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है जो याद लिखी हुई है, इसमें वायु की अपेक्षित आर्द्रता 70% से ज्यादा रहती है, ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। और कोहरे में क्या होता है, 90% तक पहुंच जाती है अपेक्षित आर्द्रता। चलिए नेक्स्ट, आगे कोहरा भी क्लियर है आपका, कोहरा भी हमने बता दिया है, इसमें ये पॉइंट याद रखना 90% तक पहुंच जाता है, ये क्लियर होना चाहिए, पॉइंट एग्जाम में आएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट, बादल क्या है, ये भी हमने बता दिया, बादल कोहरे में कोई विशेष अंतर नहीं होता, ये भी क्लियर कर दिया है। ठीक है, और 4 प्रकार के बादल भी हमने बताया है। नेक्स्ट देखते हैं, 4 प्रकार के बादल जो है उनकी ऊंचाइयां हमने बताया, कितनी कितनी ऊंचाइयों पर होते हैं। ये पंखाकृति वाले जो है 8 से 12 किलोमीटर ऊंचाई पर होते हैं, मेघपुंज वाले जो होते हैं 3 से 6 किलोमीटर पे होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट, और ये जलद पटल जो होते हैं 1 से 3 किलोमीटर पर, ये भी आप अंडरलाइन कर लें। वर्षाओं बादल जो होते हैं इनकी ऊंचाई 300 से 800 मीटर पे होती है, ये लाइन आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट, आगे देखते हैं, वर्षा क्या है, रेन का भी मतलब बता दिया है। ठीक है, वर्षा की बूंदें गोल होती हैं, पृष्ठ तनाव के कारण से बताया। वर्षा की बूंदें जो है सीमांत वेग से गिरती हैं, और वर्षा की बूंदों का जो नीचे की ओर गिरना है उसकी वजह से होता है, गुरुत्वाकर्षण की वजह से होता है। यहाँ पर ये लाइन का पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे गिरती हैं। नेक्स्ट देखते हैं आगे, ये सब रिवाइज कर लेना, एक बार पढ़ना पड़ेगा। पाला या तुषार क्या होता है, ये भी हमने बताया, ये विशेष उदाहरण है। जैसे मान लो ठोस को गर्म करते सीधे गैस में बदलता सब्लिमेशन होता है, और गैस को ठंडा करने से सीधे अगर ठोस में आता है तो वो डिपोजिशन होता है, डिपोजिशन का ये परफेक्ट उदाहरण है। पाला या तुषार होता है, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। पाला पड़ने से दिक्कतें आ जाती फसलों को, फसलें नष्ट भी हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, पाला पड़ने के लिए निम्नलिखित अवस्थाएं अनुकूल, कैसे जानोगे कि कब पाला पड़ने वाला है, कौन सी स्थिति जो है अनुकूल होती है। ये 4 पॉइंट हमने बताया था आप लोगों को, ये चारों पॉइंट जो है आपको दिमाग में होना चाहिए हमेशा के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे, ओला क्या है, ओला के बारे में, ओला गिरने का मतलब भी बता दिया, ओला कैसे बनता है वो भी बता दिया, उसका व्यास भी बता दिया है, सारी चीजें। व्यास याद रखना 5 मिलीमीटर से 50 मिलीमीटर तक होता है ओले का व्यास। नेक्स्ट, इन क्या है, स्नो, स्नोफॉल का भी मतलब बता दिया, हमने चित्र भी दिखाया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अब देखिए जो जलवाष्प का वायु में जो जलवाष्प है उसके संघनन का कृषि पर प्रभाव, कृषि पर मतलब जो है ओस पड़ने का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वर्षा का क्या पड़ेगा, पाले का क्या पड़ेगा, कोहरे और कुहासे का क्या पड़ेगा, ये सारी चीजें आप लोगों ने देखा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, ओस का प्रभाव देख लिया, ओस जो है फायदेमंद है। ठीक है, ओस पड़ने से फसलों को फायदा भी होता है। नेक्स्ट देखते हैं, वर्षा जो है लाभकारी भी, हानिकारक भी। ज्यादा वर्षा हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, बिना टाइम के वर्षा होगी तो भी फसलों को नुकसान होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं,
कुहासा तथा कोहरा, ये तो सब पढ़ चुके हैं, चीजें दोनों में अंतर भी बता दिया। पाला क्लियर है, पाला का मतलब, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोगों ने नोट्स बना लिया होगा और मेन ये पॉइंट आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। इनमें शुरुआत के 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये 2 पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो आज यहीं पर क्लास समाप्त कर रहे हैं, केमिस्ट्री की क्लास जो शुरू होगी। इसके बाद केमिस्ट्री के लिए आप लोग रेडी हो जाओ तुरंत, ठीक है। कोई कहीं किसके का नहीं, केमिस्ट्री की क्लास चालू होगी। केमिस्ट्री की क्लास के बाद फिजिक्स का एक टेस्ट कराएंगे, ठीक है, जिसमें 15 क्वेश्चन होंगे। यही जो टॉपिक हमने पढ़ाया है, हम ये देखेंगे कितने बच्चे ऐसे हैं जो प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाए हैं और कितने लोगों को क्लियर, ठीक है। केमिस्ट्री की क्लास के बाद 15 क्वेश्चन का टेस्ट होगा, ठीक है। नमस्कार प्यारे बच्चों, सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार। चलिए हम लोग अपने टॉपिक पर चलते हैं। प्यारे बच्चों, उस दिन आप लोगों को मैंने नाइट्रोजन का इंट्रोडक्शन कराया था और नाइट्रोजन के बारे में मैंने लगभग जो भी मोस्ट फैक्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते थे उसको मैंने डिस्कस किया था कि नाइट्रोजन का क्या एटॉमिक नंबर होता है, क्या उसका परमाणु क्रमांक होता है, क्या उसमें क्या प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या होती है,